वीडियो में हम सरकारी व्यय गुणक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर गुणक जो है इसके बारे में सबसे पहले विचार 1931 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे R.F. काहन इनके द्वारा गुणक के बारे में मल्टीप्लायर के बारे में सबसे पहले विचार दिए गए थे। और 1931 में R.F. काहन ने जो मल्टीप्लायर दिया था वो किस प्रकार का था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, जिसको रोजगार गुणक एक तरह से कहा जाता है। और उसके बाद में प्रोफेसर किन्स जो थे उन्होंने R.F. काहन के जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था, रोजगार गुणक था, उसका प्रयोग करते हुए एक मल्टीप्लायर का नया कंसेप्ट दिया था जिसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक। तो 1931 में सबसे पहले R.F. काहन ने जो मल्टीप्लायर दिया था वो कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। और उसके बाद में प्रोफेसर किन्स ने जो मल्टीप्लायर दिया था 1936 में वो कौन सा था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक। लेकिन किन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था वो एक तरह से क्या था? स्टैटिक था, स्थैतिक हम कह सकते हैं उसको, जो एक तरह से क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है। मतलब आय में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, आय में वृद्धि या कमी जो होती हैं वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, निवेश के ऊपर, और दूसरा अर्थव्यवस्था में एमपीसी कितनी है, मतलब कंजप्शन का जो लेवल है वो एक तरह से कितना है, इन दोनों के ऊपर। अब हम कह सकते हैं कि जो किन्स का जो मॉडल था, एक तरह से किन्स का जो मल्टीप्लायर था वो एक तरह से क्या था? टू सेक्टर मॉडल था, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित था, जिसके अंतर्गत कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तत्वों को ही लिया था। अब देखिए किन्स के बाद के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी एक तरह से मल्टीप्लायर के बारे में अलग अलग, उसको एक तरह से ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए नए नए जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनको सम्मिलित करते हुए अनेक प्रकार के जो मल्टीप्लायर हैं, गुणक हैं, उनका निर्माण किया था, जिनको एक तरह से क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर्स कहा जाता है, जटिल गुणक कहते हैं। जिसके इसके अंतर्गत जैसे प्रायोगिक गुणक आता है, डायनेमिक मल्टीप्लायर, उसके बाद में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हैं, सरकारी व्यय गुणक हो गया, टैक्स मल्टीप्लायर हो गया, कर गुणक, या फिर संतुलित बजट गुणक है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, और एक हमारा है विदेशी व्यापार गुणक, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से बहुत प्रकार के जो गुणक हैं उसकी अवधारणाएं धीरे धीरे डेवलप्ड हुई थी, विकसित हुई थी, जिनको एक तरह से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। अब देखिए इन्हीं में से एक सरकारी व्यय गुणक क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती हैं उसमें जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो क्या मानते थे कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए आर्थिक क्रियाओं में, ठीक है। लेकिन बाद वाले जो अर्थशास्त्री आए थे, ठीक है, उन्होंने एक तरह से 1936 में जैसे किन्स आया था, उन्होंने एक तरह से सरकारी हस्तक्षेप को बल दिया था। लेकिन किन्स का जो निवेश गुणक था उसमें भी उन्होंने सरकारी खर्च को सम्मिलित नहीं किया था, सरकारी खर्च जो होता है अर्थव्यवस्था में उसका विश्लेषण नहीं किया था। मतलब प्रोफेसर किन्स ने भी केवल निवेश और उपभोग, इन दो तत्वों को लेके ही जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, निवेश गुणक है, उसकी अवधारणा को एक तरह से दिया था। लेकिन वर्ल्ड में अगर हम देखें कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में सभी देश एक तरह से ये समझने लग गए थे कि अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन का जो ऊंचा स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए सरकारी जो हस्तक्षेप है, सरकारी व्यय एक तरह से क्या होना चाहिए? अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। जब सरकार का जो खर्चा है, जब अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अगर बढ़ेगा या सरकार के खर्चे को धीरे धीरे एक तरह से बढ़ा के जो आय का स्तर है, नेशनल इनकम का जो लेवल है उसको एक तरह से कई गुना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सरकारी खर्च में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सकता है, उसमें कई गुना एक तरह से वृद्धि की जा सकती है। तो हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, सरकारी व्यय गुणक, एक तरह से क्या बताता है कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है सरकारी व्यय,
तो सरकारी व्यय कौन सा होता है? ऑटोनोमस होता है, स्वतंत्र होता है, स्वायत्त होता है। तो स्वायत्त सरकारी व्यय में परिवर्तन होने से आय में, राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को एक तरह से हम क्या कहते हैं? सरकारी व्यय गुणक कहते हैं। चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। किसी अर्थव्यवस्था में जो सरकारी व्यय है या स्वायत्त सरकारी व्यय हम कह सकते हैं, स्वतंत्र सरकारी व्यय कह सकते हैं, उसमें परिवर्तन होने से नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में जो भी परिवर्तन होगा वो एक तरह से क्या होता है? सरकारी व्यय गुणक होता है। और इसको हम फॉर्मूले में ऐसे ले सकते हैं के जी। ठीक है, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, के का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहा है, और डेल्टा वाई का मतलब इससे इनकम में कितना चेंज होता है। तो इनकम में चेंज किसके द्वारा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जब अपना खर्चा बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है तो उससे राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो एक तरह से किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, या राष्ट्रीय आय के स्तर में किस प्रकार से वृद्धि की जाती है। ठीक है, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, एक तरह से ये हमारा जो सरकारी व्यय गुणक है वो किससे संबंधित है? सरकार की जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, उसी से रिलेटेड है। कि अगर अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार का स्तर है, अविस्फीतिक अंतराल है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी? अपना जो खर्चा है वो बढ़ाएगी। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में अगर अविस्फीतिक अंतराल है, इन्फ्लेशनरी नहीं, डिफ्लेशनरी गैप अगर है, ठीक है, अविस्फीतिक अंतराल, मंदी की स्थिति अगर है, तो उसको दूर करने के लिए सरकारी व्यय एक तरह से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि जो मल्टीप्लायर हमारा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, वो क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी। अगर हम कहें किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय में अगर डेल्टा जी, सरकारी व्यय में 20 करोड़ की अगर वृद्धि होती है तो इससे राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ के कितनी हो जाए? अगर 100 करोड़ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी व्यय गुणक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कितना होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, मतलब 100 अपॉन 20 इक्वल टू कितना हो गया? 5। इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी व्यय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 5 गुना एक तरह से वृद्धि हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर आय का स्तर बढ़ाना है, अगर अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति है, अविस्फीतिक अंतराल है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरह से अविस्फीतिक अंतराल को समाप्त करने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी। और सरकारी व्यय गुणक जो होता है, ठीक है, वो भी अर्थव्यवस्था में एमपीसी कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसको हम कैसे ले सकते हैं? 1/1 माइनस एमपीसी। और आय में कितनी वृद्धि होगी ये अगर हमको ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? डेल्टा वाई इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा जी। अगर हम कहें कि किसी अर्थव्यवस्था में जो एमपीसी है उसका मान कितना है? 0.5 है, और सरकारी व्यय में अगर 20 करोड़ की वृद्धि होती है, ठीक है, सरकारी व्यय में अगर 20 करोड़ की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना होता है? 0.5 इंटू 20। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/0.5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 2 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय आय में 20 करोड़ की वृद्धि होने जो सरकारी व्यय है उसमें 20 करोड़ की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? 40 करोड़ की, यदि एमपीसी का मान कितना है? 0.5। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सरकारी व्यय गुणक होता है उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, सरकारी व्यय गुणक का जो मान होगा वो क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। अब देखिए इसकी कौन कौन सी मान्यताएं जो हैं वो हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसमें एक तरह से क्या क्या माना गया है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल इसको हम कह सकते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक सेक्टर हैं, घरेलू क्षेत्र हो गया हमारा, ठीक है, उपभोक्ता जो हो गए हैं। दूसरा हो गया हमारे व्यावसायिक फर्में हो गई, बिजनेस फर्म जिसको हम कह सकते हैं। और तीसरा हमारा कौन हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, और सरकार के द्वारा जो वर्तमान समय में, वर्तमान टाइम में जो भी खर्च किया जा रहा है वो कहाँ पे खर्च किया जा रहा है? गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के
पर वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, और दूसरा सरकारी खर्च जो है, सरकारी व्यय जो है वो वर्तमान समय में वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर ही किया जा रहा है, और वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर किया जाएगा तो इससे आय में कई गुना वृद्धि होगी। फिर सरकारी व्यय जो है वो किस प्रकार का है, स्वायत्त है या स्वतंत्र है, ऑटोनोमस हम कह सकते हैं, जो देश में राष्ट्रीय आय का स्तर है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। और सरकारी व्यय का जो डायग्राम है हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, स्थिर, एक तरह से ऑटोनोमस हमारा है। फिर अर्थव्यवस्था में जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, बंद का मतलब विदेशों के साथ में आयात निर्यात नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 क्षेत्रों को ही सम्मिलित किया है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र हो गया, बिजनेस फर्म हो गया, और जी गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, इसलिए हमारी जो इनकम होती है उसके लिए हमारे ये इक्वेशन बन जाएगी, C+I+G बंद अर्थव्यवस्था होती है। और फिर अगर सरकार का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो अतिरिक्त सरकारी व्यय की जो वित्त व्यवस्था है उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार क्या करेगी, या तो सार्वजनिक ऋण लेती हैं या फिर उसे पूरा करने के लिए नए नोट छापती हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हिनात प्रबंधन की जो नीति है उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं। इसमें हमारा ये जो लाइन है Y+CS है, ठीक है, जो कुल व्यय को एक तरह से दर्शाती हैं। ये हमारा उपभोग वक्र है, और ये हमारा है उपभोग और निवेश वक्र। अब देखिए, ये जो सरकारी व्यय गुणक है इसमें हमने 3 क्षेत्र लिए हैं। कंजप्शन लिया है, मतलब जो डोमेस्टिक सेक्टर उसको लिया हमने, इसके साथ साथ में जो बिजनेस फर्म है उसके खर्चों को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको भी लिया है। और तीसरा क्षेत्र हमारा कौन सा है, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर है, उनका जो खर्चा होता है उसको हम किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। तो ये हमारा C कर्व हो गया, ये हमारा हो गया C+I का कर्व है, और ये हो गया हमारा C+I+G का कर्व। सबसे पहले अगर हम देखें, माना कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र, और दूसरा बिजनेस फर्म है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ये कुल व्यय रेखा ये हो गई, ठीक है, Y=C+S, और ये हमारा है C+I रेखा है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो कहाँ पे है, ई बिंदु पे है। और यहाँ पे राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण हुआ है वो कितना हुआ है, O से लेकर Y तक। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती हैं, फिस्कल पॉलिसी, जो राजकोषीय नीति है उसका प्रयोग करती है। माना कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या है, अल्प रोजगार की स्थिति है, तो रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या जो अविस्फीतिक अंतराल जो अर्थव्यवस्था में है उसको दूर करने के लिए सरकार एक तरह से क्या करती है, कुछ खर्चा करती है। अब देखिए, सरकारी व्यय बढ़ने से एक तरह से क्या हो जाता है, हमारा जो C+I, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो एक तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस जगह अब इस नया कर्व जो बन रहा है C+I+G का, तो यहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र जो है वो कहाँ पे बराबर हैं, E1 बिंदु पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का जो स्तर पहले कितना था, O से लेकर Y था, और अब बढ़ के कितना हो गया है, Y1। मतलब राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ने का क्या कारण है, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो ये खर्चा किया गया है डेल्टा G। तो सरकारी व्यय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ गया है। अब देखिए, इस E1 नए संतुलन बिंदु पर अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पहले का संतुलन बिंदु था वो कहाँ पे था, E बिंदु पर, और नया संतुलन जो स्थापित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, E1 पर। मतलब राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो कितना है, E1 से लेकर हम कह सकते हैं Y1 तक है। ठीक है, जो E1 बिंदु नया संतुलन बिंदु है, यहाँ पर राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो कितना है, E1 से लेकर Y1 तक। और यहाँ पे राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, हम कह सकते हैं पहले जैसे थी E से लेकर Y थी। ठीक है, यहाँ थी हमारी पहले का जो स्तर है वो E बिंदु पे था या A बिंदु पे। तो पहले कितनी थी हमारी, A से लेकर E1 तक थी। ठीक है, सरकारी व्यय होने से पहले जो राष्ट्रीय आय थी वो एक तरह से कितनी थी, A से लेकर E1 तक थी। लेकिन जब सरकार के द्वारा खर्चा किया गया है तो राष्ट्रीय आय का जो स्तर है, सरकारी व्यय से राष्ट्रीय आय का स्तर कितना बड़ा है, E1B।
ठीक है। तो सरकारी व्यय से राष्ट्रीय आय का स्तर जो बढ़ा है वो कितना है, E1 से लेकर B तक बढ़ा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकारी व्यय में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, उसकी तुलना में राष्ट्रीय आय में एक तरह से ज़्यादा वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय में जो वृद्धि हुई वो कितनी है, E1 से लेकर B तक की है, लेकिन राष्ट्रीय आय का जो स्तर वो बढ़ा है वो कितना है, E1 से लेकर A तक बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरकारी व्यय गुणक होता है उसका मान कितना होता है, 1 से अधिक होता है। इसी कारण सरकारी व्यय में E1 से लेकर B तक जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई वो ज़्यादा है। कितनी है, E1 से लेकर A तक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो सरकारी व्यय गुणक है, और सरकारी व्यय गुणक का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, यदि अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल हैं तो अविस्फीतिक अंतराल को दूर करने के लिए, जो अल्प रोजगार की स्थिति है उसको दूर करने के लिए एक तरह से जो सरकारी व्यय गुणक है उसका प्रयोग किया जाता है।